सिंह हूँ, आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग अध्यक्ष। सो आज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, जो दुनिया में न्यूरोलॉजिस्ट की सबसे बड़ी संस्था है, तो वो आज वर्ल्ड ब्रेन डे कमेमोरेट करती है 22 जुलाई को। इसमें जो मुख्य कारण है आज इस स्पेसिफिक डे को मनाने का, वो है ब्रेन से संबंधित हेल्थ के बारे में पेशेंट्स को बताना, जनरल पब्लिक को अवेयर करना। उनका उद्देश्य किसी स्पेसिफिक बीमारी पे फोकस करना नहीं। तो हम लोग अपने हार्ट के विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट ब्रेन को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। जबकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि थोड़ा बहुत आपको मौका देता है सुधारने का। एक बार हार्ट अटैक हो जाए तो पेशेंट्स अच्छे रिकवर कर जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर जो हार्ट की मसल में थोड़ा डैमेज भी हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार में यदि ब्रेन का अटैक पड़ जाए, एक दफ़ा पड़ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पड़ने से पहले बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग से बचना, चिकनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें थोड़ा कम खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, और इन सब चीज़ों से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। फिर आजकल आप ये जानते ही हैं कि खाने पीने की चीज़ों में एक जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जंक फूड में कई ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हेडेक बहुत होते हैं। तो माइग्रेन के पीछे एक मुख्य कारण अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, स्मोकिंग, और ये जो फैटी फूड्स होते हैं, चीज़ वाले फूड्स होते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हेडेक्स बहुत कम है। आजकल बच्चे, आपने देखा होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं खेलते, वो ज़्यादातर मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो आईपैड में लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, और फिज़िकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे ओबेसिटी, वज़न बढ़ना। फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, लेट के अपना कंप्यूटर पे वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, उसकी वजह से नीचे कमर में दर्द हो जाना। तो पोस्चर खराब होने के भी कारण होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रेन और स्पाइन से संबंधित रोग होते हैं। तो हमारा उद्देश्य आप लोगों को इस बात से अवगत कराना था, ये बताना था कि भाई आज एक स्पेशल डे है, जबकि आपका माध्यम जो इतना सशक्त माध्यम है, उससे आप लोग एक इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जन साधारण को, कि इन सब चीज़ों से बच के आप अपने ब्रेन और अपनी नर्व्स की हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। वर्ल्ड ब्रेन वीक का, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी, जो दुनिया में बताया सबसे बड़ी संस्था है, और इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, जो न्यूरोलॉजिस्ट्स की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संस्था है, जिसका मैं कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, एग्जीक्यूटिव मेंबर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि ये 7 दिन का पूरा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हर रोज़ किसी न किसी प्रकार की एक्टिविटी होगी, और जो उनके डायरेक्टिव्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आमतौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर हम बोलते थे वो एज बताते हैं। मगर आज की डेट में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसको हम 2 भाग में बांटते हैं रिस्क फैक्टर्स को, मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। माने जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, जिनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो नॉन मॉडिफाइबल में जो था वो उम्र है। अगर आपके परिवार में किसी को पहले जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, माने आपके माता पिता, आपके भाई बहन में से किसी को स्ट्रोक आया है, तो ये आपके नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में है, या कुछ जेनेटिक कारण है। अब मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली हमको जानने चाहिए, जिसमें से मुख्य तौर पे हाइपरटेंशन, माने बढ़ने, बीपी का बढ़ना, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो है वो इनडायरेक्टली बढ़ाता है, बट डायरेक्टली कभी भी कारण नहीं। दूसरा डायबिटीज़, तीसरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, चौथा स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, ये जो बहुत मुख्य कारण माने जाते हैं। और एक और जो मोटापा, जो डॉक्टर सुमित ने बताया, जो आपका एक और सवाल है रहता है कि ये क्या यंग लोगों में, क्योंकि ये जो मैंने पहले बीमारियां गिनाई हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में काउंट होती हैं, और ये यंग लोगों में भी देखने को मिल रही है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्योंकि अब यंग लोगों में भी ज़्यादा होने लगे, इसलिए स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। पहले भी स्ट्रोक यंग लोगों में होता था, मगर उनके कुछ जेनेटिक कारण रहते, मगर ये कारण आज की डेट में कहीं ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। और अगर एड्रेस किए जाते हैं तो ना केवल स्ट्रोक को पहली बार होने से रोका जा सकता है, दोबारा होने से भी रोका जा सकता है।
तो पहले अगर आप किसी को पहले ही अगर क्राइम होने से रोक सको तो शायद ज़मानत की ज़रूरत भी ना पड़े। तो इस तौर पर अगर हम इस चीज़ को देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन कहीं बड़ा रोल प्ले करती है सेकेंडरी प्रिवेंशन में। तो सर क्या और हर प्रकार की एक्टिविटी अलग अलग लोगों के ऊपर फोकस करती है, क्योंकि वो लोग भी ट्रेन होने चाहिए उस चीज़ को ट्रीट करने टेक्नोलॉजी को भी यूज़ किया जा रहा है, टेलीस्ट्रोक करके जो है वो मुहिम भी चल। मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूँ, आर्टेमिस हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का विभाग अध्यक्ष हूँ। तो जैसा अभी डॉक्टर सुमित ने बताया, दिमाग की बीमारियों के बारे में हमें 2-3 चीज़ें समझनी हैं, जिसलिए कि कहा जाता है कि दिमाग की बीमारी का, ब्रेन की बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि एक भी ब्रेन सेल अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रेन सेल ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा से बॉडी में रीजनरेट नहीं होता। आपने सुना होगा कोई अपना लिवर 40% किसी को डोनेट कर सकता है, लिवर के सेल्स वापस मल्टीप्लाई करके लिवर का वो गैप या जो वो एरिया है उसको भर सकते हैं। हमें अगर चोट लगती है तो जो हमारी स्किन पे सेल्स हैं वो उस गैप को कवर कर लेते हैं। हमारे पेट में अगर कोई बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के सेल्स को नुकसान होता है, तो वो सेल्स मल्टीप्लाई करके उस बीमारी को से पेशेंट को बाहर ला सकते हैं। बट जो ब्रेन का एक भी सेल लॉस्ट होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसके आसपास के सेल्स उसका फंक्शन टेक ओवर करें, तभी ब्रेन की बीमारियों से पेशेंट को फ़ायदा मिलता है, पर वो भी तब जब पेशेंट हमारे पास टाइमली फैशन में पहुँचता है। तो न्यूरोसर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बीमारियां मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। नंबर 1 है हेड इंजरी। सिर की चोट को किसी भी तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को सिर की चोट लगी है और चाहे 5 मिनट की बेहोशी हुई है, उसे एक प्रॉपर न्यूरो सेंटर में आना चाहिए। मिनिमम एक CT स्कैन दिमाग का होना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट बाहर छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में रहते हैं जहाँ CT स्कैन की सुविधा नहीं है और फिर उनकी हालत ख़राब होती है, फिर उनको ICU में लाया जाता है। दूसरी जो बीमारी है जिससे आज की डेट में डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, वो है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर है, उसका बहुत सफल और अच्छा इलाज मौजूद है। बाकी बीमारियों की अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी एक ऐसी और बीमारी है जिसका सफल इलाज मौजूद है, उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो हम ये हाईलाइट करना चाहेंगे, ब्रेन की बीमारी में कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर। चाहे हम हेड इंजरी की बात करें, चाहे हम लकवा या स्ट्रोक की बीमारी की बात करें, किसी आघात लगने या चोट लगने के बाद हमारे पास 1 घंटे का टाइम होता है जिसमें हमें पेशेंट को एक प्रॉपर न्यूरो सेंटर में पहुंचाना चाहिए। का तो टारगेट है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। फिर सब्सटेंस अब्यूज़ एंड ब्रेन हेल्थ, मतलब जो नशे की आदत होती है लोगों को, उसके लिए। फिर विजन की प्रॉब्लम, चक्कर और सुनाई देने में परेशानी होना, ये 24 तारीख का है। 25 तारीख को बेहोश होने के ऊपर है। 26 तारीख को नर्व और मसल की वीकनेस के ऊपर। 27 तारीख को कमर दर्द, गर्दन दर्द, पेशाब की समस्या और सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और 28 तारीख को मेमोरी से संबंधित। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी द्वारा निर्धारित करी गई हैं और इस विषय में हम लोगों को जागरूकता के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा, तो हम आम तौर पे लक्षणों को जो है याद रखने के लिए एक निमोनिक याद करवाते हैं जिसको हम कहते हैं बी स्ट्रोक, बी फास्ट। तो B is for balance, E is for eyes, S is for speech, B fast, F is for face, A is for arm और leg, ठीक है, और S is for speech and T is for time। इनमें से कुछ भी अगर लक्षण आपके माने बिजली के टकराने जैसी स्पीड जैसे, या सडन ऑनसेट न्यू सिम्टम किसी को आता है, माने एकदम किसी का बैलेंस लड़खड़ाना, किसी की बाजू का बैलेंस लड़खड़ाना, ई माने किसी एक आंख से दिखना एकदम बंद हो जाना या डबल दिखना, एफ माने फेस, तो आधे चेहरे का और ख़ास तौर पे लोअर भाग का अगर टेढ़ापन, मुस्कुराते वक्त आधा हिस्सा नहीं हिल रहा है, ए माने आर्म या लेग की वीकनेस या सुनपन, और
एस माने स्पीच, तो स्पीच या तो क्लियर अनक्लियर हो जाए, उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाए, स्पष्ट ना बोल पाए, या जो बोलना चाह रहे हैं वो बोल नहीं पा रहे, या दूसरा कोई बोल रहा है और उसको समझ नहीं पा रहे। तो टाइम रहते, अगर T इज फॉर टाइम, ब्रेन इज टाइम, अगर ऑन टाइम इज ब्रेन, सो अगर टाइम रहते, वो जो गोल्डन आवर की सर ने पहले भी बात की थी, अगर हम पहले 4.5 घंटे में ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां CT स्कैन की भी सुविधा उपलब्ध है और न्यूरोलॉजिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो हम एक क्लॉट, अगर ये सिम्टम्स स्ट्रोक जो कि 2 प्रकार का होता है, ब्लॉकेज और लीकेज के कारण, और ये जो मुख्य कारण ब्लॉकेज रहता है, और CT स्कैन द्वारा अगर हम लीकेज को रूल आउट कर देते हैं, जिसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो हम क्लॉट बस्टर थेरेपी, जिसको IV थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, और आजकल और कई स्पेशलाइज सेंटर पे हम तार डाल के उस क्लॉट को निकाल पाते हैं, तो हम इन सिम्टम्स को रिवर्स करने में भी और एक लंबे टाइम तक हैंडीकैप से बचा सकते हैं। तो मनीष महाजन, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट, आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आमतौर पे जो गलतफहमी लोगों के बीच में रहती है कि ब्रेन डिसऑर्डर्स पहले तो ट्रीटेबल नहीं है, तो ये एक मैसेज जो आप लोगों के द्वारा हम बताना चाहते हैं कि ब्रेन अटैक से लेके, मिर्गी से लेके, भूलने की बीमारी, पार्किंसन, ये जो मुख्य बीमारी है, सिर दर्द, ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स हैं। दूसरा मिथ जो लोगों के बीच में है, जो दूसरा गलतफहमी रहती है कि कई बार जो खास तौर पे मिर्गी के अंदर लोगों को होता है कि ये किसी ऊपरी सहायक का असर है या कुछ है, तो वो एक गलत धारणा है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसका बहुत सफल इलाज संभव है, और अगर कोई अपने इलाज को लगातार निरंतर डॉक्टरी सलाह के हिसाब से लेता रहता है, तो एक वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है, और जो भी कुछ लाइफ में अचीव करने का पोटेंशियल रखता है वो पूरा कर सकता है। तीसरी कि जो भूलने की बीमारी जो आमतौर पे हमें बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है, लोग कई बार उसको नॉर्मल एजिंग के तौर पे देख के जैसे कहते हैं कि ये सठिया गए हैं, तो ऐसा नहीं है। भूलने की बीमारी जिसको डिमेंशिया कहा जाता है, वो भी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। बहुत हद तक हम मॉडरेट लेवल तक उसको सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और काफ़ी केसेस में हम जिनको हम रिवर्सिबल कॉजेज़ कहते हैं, माने ऐसे कॉजेज़ जिनको अगर हम ढूंढ लेते हैं और ट्रीट कर लेते हैं, तो ना तो केवल बीमारी को हम आगे बढ़ने से रोक पाते हैं, उसको रिवर्स भी कर पाते हैं। काफ़ी सारा बीमारियां जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनमें कुछ जो बीमारियां हैं उनकी दवाइयां लंबे तौर पर चल रही हैं, इसलिए लोग उनको बीच में छोड़ देते हैं। तो तीसरा मैसेज जो आप लोगों के द्वारा मैं देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी दवाइयों को डॉक्टरी सलाह के बगैर ना रोकें। निरंतर एक फॉलोअप का मतलब है, क्योंकि आपके वजन, आपकी बीमारी के स्टेटस के हिसाब से समय रहते और समय के साथ जैसा बीमारी की ज़रूरत है उसके अंदर दवा की डोज ऑल्टर करने की ज़रूरत पड़ती है। और कई ऐसी बीमारियां हैं जो समय के साथ जिनमें डोज अमूमन बढ़ानी पड़ती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी लाइलाज होती जा रही है, उसके अंदर सिर्फ डोज टाइट्रेशन की ज़रूरत है। काफ़ी बार जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर है, उनको सिर्फ मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के द्वारा भी सिर्फ कवर अप करके ट्रीटमेंट छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं है। ब्रेन आपके बहुत सारे फंक्शंस को जिस तरीके से बहुत एक अपरेंट सिम्टम, बहुत एक लोगों को आम तौर पे पता है लकवे का, उसी तरीके से ब्रेन आपके सेंसरी सिम्टम माने एहसास को भी कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रतिदिन, बट हम लोग अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकते इसको। लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उन सब में ये लिखा होता है कि कितना ब्रेन एक्सपोजर है आपका स्क्रीन टाइम का, तो उसको आप बड़े आराम से निर्धारित कर सकते हैं, और फिर आप बीच बीच में रेस्ट लें। बट क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होगा उतना ज़्यादा सर में दर्द और उतना ज़्यादा स्ट्रोक और एपिलेप्सी होने के चांसेस हैं। कैसे कोई एज लिमिट कोई? ये देखिए, सारी चीज़ें जो है ना, ब्रेन बहुत धीरे धीरे बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज 6 घंटे स्क्रीन देख लिया तो आपको कुछ हो जाएगा, लेकिन ये 6 घंटे का स्क्रीन टाइम जब आपका 10 साल, 15 साल, 20 साल चल जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगी सामने।